बेबी तू कितनी बड़ी हो गई। फैसला ना प्यार करेंगे किसी से हम। क्या हुआ प्यार मुझे मिल गया दोबारा खोया हुआ। कलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों आज बात करेंगे अदाकार मुनव्वर ज़रीफ़ और आसिया बेगम की फ़िल्म नमक हराम के हवाले से। इसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि ये फ़िल्म नाकाम हो गई थी, लेकिन ये अपने दौर की सुपरहिट फ़िल्म तो नहीं थी, लेकिन बड़ी क्लासिक फ़िल्म थी, बड़ी कामयाब फ़िल्म भी थी और इसने अच्छा बिजनेस भी किया था। लेकिन इसकी नाकामी से जुड़ी कुछ वजूहात ऐसी हैं, कहानी ऐसी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपको मैं बताने लगा हूँ। वो वाक़या जो इस कहानी से जुड़े हुए हैं, इस फ़िल्म से जुड़े हुए हैं कि आसिया बेगम और मुनव्वर ज़रीफ़ ने इस फ़िल्म की शूटिंग के दौरान किन किन हालात का सामना किया और फिर ऐसा भी हुआ कि दोनों एक कंबल के अंदर भी सो गए सेट पर थकन के मारे। और फिर यह वाक़या कैसे रूडमा हुआ था। पाकिस्तान की फ़िल्में आपको अंदाज़ा होगा दोस्तों कैसे कैसे तरीके से बनाई जाती रही हैं, कितनी मुशक्क़त से बनाई जाती हैं। महदूद बजट के बावजूद भी बड़े बड़े अदाकारों को उन फ़िल्मों में कास्ट किया गया, लेकिन फिर उनके साथ क्या-क्या सलूक होता रहा, उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री ने किन हालात में रहकर बड़ी मयारी फ़िल्में जो है वो बनाई। मेरे मेंटोर अली सुफ़ियान आफ़ाकी जो कि मेरे एडिटर भी थे, मैंने उनके साथ 25 साल तक नुमाए वक़्त के फैमिली मैगज़ीन में उनके साथ काम किया है, लिहाजा मुझे मालूम है कि आफ़ाकी साहब जो फ़िल्म इंडस्ट्री में काम किया करते थे, बहुत सारी शख्सियात उनसे मिलने भी आया करती थी। मैं ख़ुद भी शोबिज़ के लिए जाया करता था, लिहाजा ऐसे वाक़या जो है वो मुझे अच्छी तरह मालूम है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसलिए इनकी रवायत जो है, इनकी सच्चाई जो है, वो आफ़ाकी साहब जो बताया करते थे, जो मुख्तलिफ़ शख्सियात से सुनी, वो बिल्कुल ठीक होती है। और ऐसी वाक़या तो मैं सुनाता ही नहीं जिनमें मुबालग़ा आमेज़ी हो। दोस्तों इसलिए मैं ये वाक़या सुनाता हूँ कि आपको पाकिस्तान की फ़िल्मी तारीख़ का इल्म हो, पाकिस्तान की फ़िल्मी शख्सियात का इल्म हो, उनके किरदार कैसे थे, वो शख्सियात कैसे होती थीं और उनका फ़न कितना बड़ा होता था, वो काम कैसे करते थे और कैसे-कैसे अनहोने वाक़या जो थे पाकिस्तान की फ़िल्मों में रूनुमा हुआ करते थे। कसम पुरसी की हालत के बावजूद भी वो फ़िल्में कैसे बनाकर कामयाबी से हमकिनार की जाती थीं। आफ़ाकी साहब बताया करते थे कि इस फ़िल्म की कहानी उन्होंने ज़ेबा और वहीद मुराद को सामने रखकर बनाई थी। इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया था मियां जावेद कमर ने, जो फैसलाबाद के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे और फ़िल्म साज भी थे और तक़सीमकार भी थे। उन्होंने अपने दौर में हसन तारक की तहज़ीब, अंजुमन अमराव अजान अदा जैसी बड़ी कामयाब फ़िल्में रिलीज़ की थी। जहाँ भी फ़िल्म जीरा ब्लेड भी उन्होंने मुनव्वर ज़रीफ़ के साथ बनाई थी और ये बड़ी सुपरहिट फ़िल्म हुई थी। उनकी एक और फ़िल्म थी लाइसेंस, वो भी सुपरहिट फ़िल्म बनी थी। आफ़ाकी साहब बताया करते थे कि जब मैंने नमक हराम बनाई तो मैं ही इसका मुसन्निफ़ था, लेकिन इसकी डायरेक्शन मैं नहीं करना चाहता था। लेकिन जावेद कमर साहब तो पीछे पड़ गए कि इस फ़िल्म की जो कहानी आपने लिखी है, इसकी डायरेक्शन भी मैंने आपसे ही करानी है। उन्हें बहुत कहा गया कि आप किसी और डायरेक्टर को जो है ये मौका दें। 1974 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। उस दौर में भी बड़े-बड़े अच्छे जो थे डायरेक्टर मौजूद थे, लेकिन मियां जावेद कमर जो थे वो आफ़ाकी साहब के पीछे पड़ गए और उन्होंने कहा कि भई आफ़ाकी साहब ये फ़िल्म तो आपने ही लिखी है और आप ही इसको डायरेक्शन भी इसकी देंगे, वरना ये फिर मैं बिल्कुल नहीं बनाऊँगा। ये हल्की सी एक तंज़िया कॉमेडी फ़िल्म थी और ज़ाहिर है आफ़ाकी साहब कहते थे कि जब किसी अदाकार को सामने रखकर कहानी लिखी जाए तो फिर उसके मुताबिक ही उसकी ट्रीटमेंट भी की जाती है। आफ़ाकी साहब को उन दिनों इंग्लिस्तान जाना था। वो कहा करते थे हमें इंग्लिस्तान जाना था और उन दिनों फ़नकारों की तारीखें मिलना बड़ा दुश्वार था। हमने वहीद मुराद से बड़ी बात की, ज़ेबा को बड़ा मनाने की कोशिश की। ज़ेबा कहती कि मैं तो आपको किसी न किसी सूरत में टाइम दे दूँगी, लेकिन वहीद मुराद जो थे, उनका टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ थे मियां जावेद, वो कहते जा रहे थे कि भई मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता आफ़ाकी साहब, मुझे इस फ़िल्म को जल्दी बनाना है, जल्दी बनाना है। मियां जावेद कमर मिजाज के थोड़े से ऐसे ही थे, डिपेंड भी करते थे, लेकिन जब किसी बात के पीछे पड़ जाते थे तो फिर इसी तरह सर से भी उतार दिया करते थे। लेकिन वो कहने लगे कि ऐसा करें, वहीद मुराद की जगह आप मुनव्वर ज़रीफ़ को और ज़ेबा की जगह आप आसिया को कास्ट कर लें। और फिर आफ़ाकी साहब की मर्ज़ी के बगैर उन्होंने ये कास्ट भी कर लिया, उनके साथ एग्रीमेंट भी कर लिया। इसके साथ उन्होंने दूसरी जो हीरोइन थी वो निशो को उन्होंने रख लिया। निशो का भी इसमें बड़ा ज़बरदस्त किरदार था, कवि भी इसमें थे। अब दूसरा मरहला इसका ये शुरू हो गया कि आफ़ाकी साहब को फिर फ़नकारों के पेश नज़र यानी वहीद मुराद की जगह उन्होंने जब मुनव्वर ज़रीफ़ को लिया तो मुनव्वर ज़रीफ़ के मिजाज के मुताबिक उन्हें कहानी के अंदर तब्दीलियाँ करनी पड़ी और फिर वो तब्दीलियाँ ऐसे ही करते गए, ऐसे ही करते गए, ये कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। आप समझ लें ये फ़िल्म जो थी बड़ी भाग-दौड़ में बनाई गई। आफ़ाकी साहब कहते थे कि बेचारे मुनव्वर ज़रीफ़ को हमने बड़ी आज़माइश की चक्कियों में से गुज़ारा
और उसका हाल ये हुआ करता था कि रात को भी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे वो हमारी शूटिंग पर आ जाता था। वो हमारे साथ बड़ा कमिटमेंट में सबसे आगे था और आसिया भी हमें बहुत टाइम दिया करती थी। उस वक़्त उनकी हालत ये हो जाती थी कि थकन से वो चूर होते थे। लेकिन इसके बावजूद हमारे साथ उनकी बेतकल्फ़ी और दोस्ती, मोहब्बत, ताल्लुक ऐसा था कि वो हशाश-बशाश हो जाया करते थे। लेकिन इंसानी जिस्म इंसान को ना उसे काम करा सकता है। इसकी हालत, इसका नज़ारा हमने खुद देखा सेट के ऊपर। जब मुनव्वर ज़रीफ़ पर ऐसी उफ़ताद पड़ती थी तो वो वहीं पर मैट्रेस रखा होता था, उसके ऊपर लेट जाता था। हल्की-हल्की सर्दियों के दिन भी शुरू हो चुके थे और वो कंबल लेकर उस पे सो जाता। वो कहता, "अफ़ाकी साहब, जैसे ही आपका सीन शुरू हो मेरा, तो मुझे आप उठा लीजिएगा, मैं थोड़ा-सा जो है ठुमका लगा लूँ।" और यही हालत जो थी आसिया बेगम की भी हुआ करती थी। मैट्रेस खाली होता तो आसिया बेगम वहाँ पर लेट कर थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया करती थी। जब उनकी बारी आती, हम उनको उठा लेते और फिर रात 12-1 बजे के बाद जब उनकी शूटिंग का टाइम होता तो वो थोड़ी देर तक आधे घंटे की नींद या 1 घंटे की नींद वो ले लिया करते थे। और ऐसा अक्सर हुआ करता था। बहुत सारे अदाकार जो थे सेट पर ही सो जाया करते थे। जैसे सुल्तान राही थे, जैसा कि मोहम्मद अली थे, ये भी किसी न किसी तरीके से अपनी नींद पूरी कर लिया करते थे। और ऐसा ही होता, दोनों अपनी नींद भी साथ-साथ पूरी कर लेते। शॉट कराते हुए भी दोनों सो जाते थे। ये उनकी थकन का और उनकी मसरूफ़ियत का आलम था। लेकिन हम उन्हें झंझोड़ कर, जगा कर फिर काम करवाते, इसमें उनका कोई कसूर ना था। वो हमारे साथ बहुत तामुन कर रहे थे। मैं सोचता हूँ अगर वहीद मुराद और ज़ेबा होते तो शायद वो ये ना करवा सकते, क्योंकि अपने-अपने मिज़ाज की बात होती है। लेकिन इसी तरह हम जब कवि का सीन कर रहे थे और साथ उनके मुनव्वर ज़रीफ़ का सीन था, इस दौरान आसिया बेगम जो थकन से बड़ी नढाल हो चुकी थी, उनको फ़िल्मों की शूटिंग से उस दिन बड़ी मुश्किल से यहाँ पर लाया गया था, लेकिन उनकी हालत बहुत बुरी थी। वो मैट्रेस पे जाके सो गई कंबल पर। तो मुनव्वर ज़रीफ़ भी बेख़्याली में कह लें कि वो भी जाके कंबल उन्होंने देखा, उन्होंने समझा कि शायद कोई और होगा, उनके ज़हन के अंदर ये बात नहीं थी, लेकिन वो जाके कंबल के अंदर घुस गए। और दूसरी तरफ आसिया थी, वो करवट लेकर सोई हुई थी। दूसरी तरफ मुनव्वर ज़रीफ़ साहब जो है करवट लेकर सो गए। उनके वहमो-गुमान में ये बात ना थी कि यकायक कैमरामैन ने हमारी तवज्जो जो है उस तरफ मबज़ूल करवाई और हमने देखा, तो हम चौंके। उसकी बात सुनकर वो कहने लगे कि एक ही कंबल में आसिया है और एक ही कंबल में जो है मुनव्वर ज़रीफ़ है, कहीं कोई फड्डा ना हो जाए। आफ़ाक़ साहब कहते हैं हमारा चेहरा तो सुर्ख़ हो गया है शर्म से कि ये क्या हो गया। हम फ़ौरन उठे और जैसे ही हम उनके पास गए तो उससे पहले आसिया बेगम जो थी वो उठ पड़ी और उन्होंने जब देखा कि उनके साथ कोई और भी सोया पड़ा है तो उस वक़्त उनके ज़हन में ये बात नहीं आई। तो हम एहतियातन रुके। आसिया को क्या हुआ? उसने कंबल खींच के देखा कि ये सोने वाला कौन है? जैसे ही उनकी मुनव्वर ज़रीफ़ के ऊपर नज़र पड़ी, उनकी चीख निकल गई। तो वो कहने लगी, "ये कब से मेरे साथ आके सो के पड़े हैं?" इसी दौरान मुनव्वर ज़रीफ़ की भी आँख खुल गई। मुनव्वर ज़रीफ़ भी अचानक हड़बड़ा कर उठ पड़े और वो ये सूरत-ए-हाल समझने में उन्हें देर ना लगी कि वो बेख़्याली में आसिया के साथ ही सो गए थे। उन्होंने माज़रत की और आसिया ने भी बड़ी फ़राख़ दिली के साथ उनको माफ़ कर दिया। और ये जो एक लतीफ़ा बन गया था, बाद में दोनों जब मैट्रेस पर आराम करने के लिए जाते थे तो पहले एक दूसरे को देख लेते थे। वो कहते थे कि अब किसकी बारी है, आज किसने पहले सोना है। तो इसी तरह का हंसी मजाक भी रहता था। आफ़ाक़ साहब बताते थे निशो बेगम उन दिनों प्रेग्नेंट थी, माँ बनने वाली थी, उनकी आउटडोर शूटिंग भी थी। इस्लामाबाद की पहाड़ियों पर उनके कुछ सीन जो थे फ़िल्माए जाने थे, झील के किनारे पर उन्हें भाग दौड़ भी करनी थी। मगर इस हालत में वो क्या कर सकती थी? पहाड़ों पर वो कैसे चढ़ सकती थी? कश्ती पर कैसे सवार हो सकती थी? हमारे लिए बड़ी मुश्किल पेश आ गई थी। लेकिन इसके बावजूद निशो ने बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, हालाँकि उस ज़माने में वो खोई-खोई सी रहती थी, उनके कुछ इश्यूज़ भी चल रहे थे, लिहाज़ा निशो ने बड़ी मेहनत की इस फ़िल्म के अंदर। लेकिन उस वक़्त लतीफ़े बन जाया करते जब उनका कंटिन्यूटी का जो लिबास हुआ करता था, वो लाहौर में भूल जाया करती थी, इस्लामाबाद जब आती थी, तो फिर ऐसे ही लतीफ़े हुआ करती थी। सुबह शूटिंग के लिए आती, तो पता चलता अपनी विग जो है वो घर भूल आई हैं। वो दोबारा गाड़ी भेजती और शूटिंग रोकनी पड़ती थी। ये फ़िल्म जैसे-तैसे करके ये मुकम्मल हो गई। आफ़ाक़ साहब कहते हैं हम तो यूरोप चले गए, हमारी गैर मौजूदगी में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। ज़्यादा कामयाब ना हो सकी, मगर मियाँ जावेद कमर ने खूब मुनाफ़ा कमा लिया था। इस फ़िल्म के बाद उनका इत्मीनान भी बढ़ गया था। उन्होंने कहा, "आफ़ाक़ साहब आप तो ऐसे ही घबरा जाते हैं।" लेकिन आफ़ाक़ साहब अच्छी तरह समझते थे कि इस फ़िल्म में नाकामी की एक बुनियादी और वजह भी है कि ये जो शायकीन हैं, उनको भी बड़ा मुग़ालता हुआ था। जो पंजाबी फ़िल्म देखने वाले थे मुनव्वर ज़रीफ़ और आसिया की, वो ये समझते रहे कि ये पंजाबी फ़िल्म है। वो जब देखने जाते तो आगे से उन्हें उर्दू फ़िल्म देखने को मिलती और उर्दू फ़िल्म देखने वालों का आलम ये था कि वो ये समझते रहे कि आसिया बेगम और मुनव्वर ज़रीफ़ की फ़िल्म है, तो ये तो लाज़मी पंजाबी फ़िल्म होगी, लिहाज़ा वो भी सिनेमा में नहीं गए। कुछ इसी तरह के हालात का ये शिकार फ़िल्म हुई, लेकिन इसको नाकाम नहीं कह सकते। इसने एवरेज बिज़नेस किया था और इसके गाने जो आज की वीडियो के आपने शुरू में सुने हैं, इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि अहमद रुश्दी का ये जो गाना मुनव्वर ज़रीफ़ और आसिया बेगम पर फ़िल्माया गया था,
یہ تو اپنے دور کا بڑا مقبول ترین گانا تھا اور آج بھی جو اس گانے کے چرچے جو ہیں سنے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جتنے گانے تھے اس فلم کے وہ زیادہ تر کامیاب تھے. کہتے ہیں جس فلم کے گانے کامیاب ہو جائیں اور وہ پاپولر ہو جائیں وہ فلم بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور بہت ساری فلموں کو تو ان کے گانوں نے کامیاب کروایا تھا. جاتے جاتے آپ کو میں بات بتا دوں کہ میاں جاوید قمر جو تھے وہ اداکارہ رانی کے سابق شوہر تھے. بعد میں ان کی ڈائیورس اس وقت ہو گئی تھی جب رانی بیگم کو کینسر ہو گیا. وہ انگلینڈ میں علاج کروانے چلی گئی تھی لیکن میاں جاوید قمر ان کے پیچھے نہیں گئے تھے، نہ ان کا پتہ کیا تھا اور اس کے بعد ڈائیورس ہو گئی تھی اور سرفراز نواز کو رانی کے پاس انگلینڈ میں خدمت کرنے کا موقع ملا اور پھر ان کی قربتیں بڑھیں اور پھر ان کے درمیان شادی ہو گئی تھی، لیکن بعد میں وہ بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکی تھی.